Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ जो CBSE बोर्ड की साइंस की बुक है क्लास 6 की, उसके चैप्टर 4 के बारे में। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा होगा कि मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस बना रखे हैं। चैप्टर 3 तक की सारी वीडियोस आपको मिल सकते हैं मेरे चैनल पे, और भी आगे की भी वीडियोस मिलेंगी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियोस के जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और आप उसके हेल्प से अब अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को भी अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये चैप्टर क्या कहता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसका मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, राइट। आप सॉर्ट आउट करते हो किसी चीज को, तो इसका मतलब है कि आप उस मटेरियल्स को किसी दूसरे मटेरियल से अलग बता रहे हो। कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई फीचर होगा दूसरे मटेरियल से जो अलग बना रहा होगा उस चीज को, इसी वजह से हम उसे शॉर्ट आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम जानेंगे किस तरीके से जो मटेरियल्स हमें गिवन है उसमें से आप सॉर्ट आउट करके उसके डिफरेंट ग्रुप्स में आप बांट सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियोस जो है ये आपको लाइन बाय लाइन तो मैं रीड करूंगा, लेकिन हाँ आपको मैं बल्क में ही समझाऊंगा इन द सेंस कि पैराग्राफ को आपको समझाते चलूंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जो पहला टॉपिक है 4.1 वो है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, है ना। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिखा है वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी जो भोजन है, हमारे मतलब हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं जो हम आसपास देखते हैं आसपास के लोकेलिटी में, वो उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, बस फूड एंड क्लॉथ तक ही ये बात सीमित नहीं है। देयर इज सच ए वास्ट, है ना, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। मतलब इस तरीके की जो वैरायटी है ना हमें हर जगह मिलेंगी। वी सी अराउंड अस a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, cloths, toys, water, stones and many other objects। मतलब हम अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि हम उसको अभी लिस्ट करें तो वो भी कम पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बोली जा रही है और बोला जा रहा है कि all these objects have different shapes, colors and uses। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं उनके कोई ना कोई अलग आपके शेप साइज मिलेंगे, कुछ कलर्स अलग मिलेंगे, उनकी यूजेस अलग मिलेंगे। तो इन सारी बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, एक तरीके से उन ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए और देखते हैं आगे क्या लिखा है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, oranges and an earthen pitcher। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आप अपने आसपास में कुछ गोल शेप में, है ना, गोल आकार की कुछ वस्तुओं के बारे में बताओ, तो आप जाहिर सी बात है उसमें एक रबर बॉल की बात तो जरूर करेंगे, साथ ही साथ फुटबॉल कह सकते हैं, ग्लास मार्बल्स जिसे गोलियां कहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपका जिक्र करना जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो हैं ये सारे एक तरीके से राउंड थे, एकदम से गोल थे, लेकिन अब अगर बात करें नियरली राउंड यानी कि लगभग जो गोल आप आकार में होते हैं उनकी अगर बात की जाए, आपसे पूछी जाए कि कुछ चीज़ों के नाम बताओ, तो आप नाम तो ले ही सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, अर्थन पीचर यानी कि घड़ा सुराही जो बर्तन होता है मिट्टी का उसे हम अर्थन पीचर बोलते हैं। तो वो सब भी एक सर्कुलर शेप में, नियरली सर्कल हम कह सकते हैं। आगे कहता है सपोज, है ना, आगे क्या है इधर आते हैं कि सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। चलो मान लेते हैं आपसे जिक्र किया जाता है कि आप कुछ एडिबल यानी कि खाने योग्य कुछ वस्तुओं के बारे में देखो अपने आसपास। यू माइट इंक्लूड, है ना,
we might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. आपने चैप्टर 1 तो पढ़ा ही होगा, उसमें जो भी चैप्टर्स जो भी टेबल्स बना रखे हैं उन टेबल की जो भी आइटम्स हैं उसके बारे में आप जिक्र तो जरूर ही करोगे, ठीक है. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. ऐसा भी होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको राउंड शेप में ढूंढने के लिए कहे गए हैं वो उन वाले टेबल्स में भी मिल सकते हो, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. मेन जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम आते हैं. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. अब चलो एक बात सोचते हैं कि हम काम करते हैं कि हमें प्लास्टिक वाले जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, प्लास्टिक से जो मटेरियल बनते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट बनते हैं प्लास्टिक मटेरियल से, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, उसके एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स का. जैसे तो एग्जाम्पल पे हो जाएगा बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. तो इस ग्रुप में ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपना जगह तो जरूर बना लेंगे. देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. In the above examples, we have groups objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, यहाँ लिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन मोटो है, मेन हमारा एम भी यही है. हम चैप्टर तो यही पढ़ रहे हैं ना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैसे उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, अलग अलग प्रॉपर्टी पे उनको हम अलग ग्रुप में छाट सके, यही पढ़ने वाले हैं. तो ये भी लिख रहा है कि देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं. जैसे कि अगर हम ऊपर की एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम. अभी हमने बात करी ना, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है अगर राउंड शेप में है तो उसको हम अलग शॉर्ट आउट कर देंगे, अलग ग्रुप बना देंगे. अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के बने हुए हैं उनको हम अलग बना देंगे. तो ऐसे हमने क्या कहा, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर दिया, ग्रुप कर दिया. चलिए आगे देखते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, या तो किसी एक मटेरियल या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बने होते हैं. ध्यान दीजिएगा, बात हमने क्या की, ऑब्जेक्ट अलग है, मटेरियल अलग है. ध्यान देने की बात यह है जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ होती हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से ही मिलकर बनी होती हैं. तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आसपास में हैं, हमारे चारों ओर हैं, वह या तो एक मटेरियल या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल के मिक्स होने की वजह से ही बनती हैं. ये तो आपको पता ही है. जैसे कि बात कर लीजिए आपका जो ये देखिए आपको लिख रहा है प्लायर. ये जो प्लायर है ना, वो आपका लोहा स्टील वगैरह से मिलके बना होगा. जैसे ये है आपका फ्लॉपी डिस्क, तो ये आपकी प्लास्टिक थोड़ी फाइबर वगैरह से मिलके बनी है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से भी मिलके बनते हैं चीज़ें, है ना. चलिए, दिस मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स. मतलब ये सारे मटेरियल्स की एग्जाम्पल्स थे कि इन मटेरियल्स की हेल्प से कोई एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, या फिर इनमें से कुछ मटेरियल्स एक साथ भी मिला दें तब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं. तो ये तो रही बात आपको समझाने की कि देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको हम आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं ग्रुप्स में, ठीक है. चलिए लेट अस गो टू आवर एक्टिविटी फर्स्ट. व्हाट इट इज सेइंग, जस्ट हैव अ लुक. लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स, है ना, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? मतलब बोला इसने कि आप जाओ अपने आसपास के जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो यूजलेस है उन्हें इकट्ठा करो. जो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करो और अपने क्लासरूम, अभी तो क्लासरूम नहीं चल रहे, लेकिन जब क्लासरूम में जाओ तो क्लासरूम के भी ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट कर सकते हो, स्कूल्स के भी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हो. फिर आप क्या देखोगे, आपके कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आई होंगी. चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, यानी कि है ना ये जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ. स्पोक ऑफ अ व्हील मतलब जो व्हील, जो पहिए होते हैं, है ना, साइकिल की जो पहिए होते हैं उसकी जो वायर्स लगी रहती हैं अंदर ना, उसको कमानी बोलते हैं. तो वो तिल्लियाँ जो होती हैं उनको स्पोक बोलते हैं. हैमर हथौड़ा, है ना, सोप साबुन, नेल कील, बैट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जब आप कलेक्ट करने चलोगे. तो मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा, साल्ट, है ना, सॉल्ट, पोटैटो,
We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. ये सारी चीज़ें आपके जब कलेक्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी. अब आगे क्या कहता है सेपरेशन के बारे में, ठीक है. तो लिखता है कि separate all objects from this collection that are made from paper or wood. देखो अब बात मेन आती है. आपने कलेक्शन कर लिया, अब आपसे बोला जा रहा है इस एक्टिविटी में कि भाई ऐसा करो, पहले आप जो पेपर या फिर लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हैं जो आपने कलेक्शन बनाई हैं उसमें से उनको अलग करो, छांट लो. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. जाहिर सी बात है इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अपने जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स रखे थे उनमें से 2 ग्रुप बना दिए. एक ग्रुप ऐसा जिसमें पेपर और वुड रखा है ना, और दूसरा जिसमें पेपर और वुड नहीं है, राइट. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरीके से हम ये भी ग्रुप कर सकते हैं कि जो चीज़ें बनाने भोजन बनाने में काम आती हैं उनको भी हम ग्रुप कर सकते हैं अलग से. चलिए आगे देखते हैं और क्या है. Let us be a little more systematic. चलो थोड़ा और अरेंज्ड वे में चलते हैं, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं. कहने का मतलब क्या है, आप क्या करो, लिखा है कि लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल 4.1, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. उसको लेफ्ट वाले सेक्शन में ऑब्जेक्ट्स का कॉलम है, इसमें ऑब्जेक्ट्स लिखो और उसके बारे में लिखो कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनकर मिलकर बना है ना. तो वही कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने कलेक्ट किए थे 4.1 में आप लिख दो. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ. इट वुड बी फन to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. जितना हो सके आप करो. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. हाँ, हो सकता है कि कुछ objects ऐसे मिलेंगे आपको कि आप इस दुविधा में पड़ जाओ, यार ये किस मटेरियल से मिलके बना होगा. हो सकता है ऐसा, but it will be quite interesting for you, right? So go ahead and collect some things around us and then try to put it in this table. Hope you will understand and much more clear about it. Okay, moving ahead, अब एक्टिविटी 2 में आते हैं. ये क्या कहता है इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से. List some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. देखो कॉलम 2 में क्या कहता है, मतलब 4.2 में क्या कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स. अब आपको क्या करना है, मटेरियल्स के नाम तो लिखने हैं लेफ्ट साइड में, और आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ दिस मटेरियल्स. ठीक है, तो इससे मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं उनके बारे में लिखना है. जैसे वुड से क्या क्या बन सकता है, तो चेयर बन सकता है, ये बन सकता है. पेपर से क्या बन सकता है, बुक्स, नोटबुक, ये सब बन सकते हैं. लेदर से आपको पता ही है, जूते वगैरह बन सकते हैं, वॉलेट बन सकती है, बेल्ट बन सकती है. ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सबको यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हो, लिख सकते हो. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल. इन टेबल से हमें क्या देखने को मिलता है दोनों टेबल से, कि फर्स्ट पहली चीज तो ये मिली कि वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज. हम अलग अलग तरीकों से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं. मैंने तो चैप्टर के पहले ही बोला था स्टार्टिंग में. We then found that objects around us are made up of different materials. जाहिर सी बात है, हमारे आसपास की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो किसी न किसी मटेरियल्स या फिर यूं कहें एक या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं. At times, an object is made up of a single materials. An object could also be made up of many materials. ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी. आगे देखिए क्या कहता है कि and then again one material could be used for making many different objects. उसका जस्ट अपोजिट भी हम ये बोल सकते हैं कि एक जो है एक मटेरियल जो है वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के भी काम आ सकता था. जैसा हमने टेबल 4.2 में देखा, जैसे वुड से लकड़ी के चेयर भी बन सकती है, टेबल भी बन सकता है. तो आप ये तो देख ही चुके हैं, राइट. व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट. अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है और आपको किस तरीके से आप पता लगाओगे कि किस मटेरियल का यूज करके हम बना सकते हैं.
ध्यान देना क्या कहा उस क्वेश्चन ने, बहुत अच्छी चीज़ थी, ध्यान से समझना। ये लाइन बोलता है कि व्हाट डिसाइड, ये कौन सी चीज़ डिसाइड करती है कि कौन से मटेरियल का यूज करना चाहिए किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। जैसे आप मान लो आपको बोला गया भाई ऐसा है कि आपको एक कहते हैं चाकू बनाना है, तो चाकू बनाने के लिए जो उसका मिस्त्री होता है ना, जो उसका पर्सन होता है प्रॉपर, वो क्या करेगा, वो लकड़ी का तो चाकू नहीं बनाएगा ना, उसे पता है कि उसे धारदार चीज बनानी है, सो डेफिनेटली ही विल गो फॉर सम मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। तो आपको ये पता चल जाएगा, अगर आप बहुत नोन हो इन सब चीज़ों में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट दिया गया है बनाने को, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस मटेरियल्स की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि आपका माइंडसेट है उसके रिगार्डिंग कि हाँ हमें इस काम में लेना है इस ऑब्जेक्ट को, तो डेफिनेटली हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सोचेंगे कि हाँ इसमें धार होनी चाहिए, यानी कि बहुत पैना होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, या फिर कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, उस ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उसके लक्षण के बारे में जानेंगे, फीचर्स, कि हाँ ये फीचर्स होंगे तब हमें इस ऑब्जेक्ट से काम अच्छा आ सकता है। तो इसी तरीके से हम जान पाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट का क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा। चलिए अब देखते हैं एक सेकंड टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वही बात मैं अभी कह रहा था कि किस प्रॉपर्टीज पे आप डिसाइड करोगे कि इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे। तो देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, है ना। Recall our experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. See, यहाँ पे ये इसने बताया है, देखिए भाई ऐसा है कि आपको पता है, मैंने अभी बताया एग्जाम्पल चाकू का लेकर, ऐसे यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लिया टम्बलर। टम्बलर मीन्स होता है जो बर्तन जिसमें हम पानी वगैरह होल्ड करते हैं, जैसे ये भी जो है ग्लास जो है एक तरीके से टम्बलर का ही एक पार्ट है, यू कैन से टम्बलर ही है, बीकर वगैरह को भी हम टम्बलर बोलते हैं। तो कहा जा रहा है आप जरा सोचो कि क्या हम कपड़े के टुकड़े से, है ना, एक टम्बलर बना सकते हैं क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है टम्बलर क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम मतलब सोच रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम चलो कपड़े से बना लेते हैं। लेकिन यार कपड़े से आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है टम्बलर मीन्स क्या, टम्बलर से आपको क्या यूज में लेना है, टम्बलर को किस यूज में लेना है आपको पता है ना। तो आपको जब ये बात पता रहेगी ना, तो आप उसके मटेरियल जो कि यूज में आने वाले हैं उसे बनाने के लिए उसके बारे में भी सोच पाओगे। तो जाहिर सी बात है आपको ये पता चल चुका है कि भाई देखो कपड़े का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उस टम्बलर को बनाने के लिए, क्योंकि हमें तो टम्बलर को लिक्विड वगैरह होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, है ना, ऐसा बनाना है। लेकिन कपड़ा तो होल्ड कर ही नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल भी देख रहे हो आप। तो कपड़े को हम टम्बलर के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इसी तरीके से कुकिंग वेसल्स यानी कि बर्तन, खाने के बर्तन जो बनाए जाते हैं उसको भी हम कागज से नहीं बना सकते, उसका मटेरियल कागज नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि कागज अगर रखेंगे इट विल बी बर्न, मीन्स उसमें आग लग जाएगी, वो बनेगा कैसे, है ना, वो तो राख बन जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। बिल्कुल मुद्दे की बात अब आइए, क्या कहा जा रहा है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोच के कि आखिर इस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी होगी, है ना, कि इस जो कि डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि कौन से मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, तो ये किस यूज में हम उसको ले सकते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया कि कागज की क्या प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी जल जाता है, राइट, आग उसको जला सकती है। तो हम अब अगर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हैं तो क्या हम अब बर्तन बनाएंगे उससे? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो अब हम जानेंगे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट के मटेरियल्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अपीयरेंस, पहली प्रॉपर्टी,
यानी कि जो मटेरियल है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि आखिर उसका दिखने में वो कैसा है। अपीयरेंस यानी कि उसका लुक। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और अल्मोनियम। तो क्या कहा जा रहा है, मैंने बोल ही दिया अपीयरेंस मतलब आपको ही पता है कि लुक, आप कैसे अपीयर हो रहे हो किसी के सामने, यानी कि कैसे प्रतीत हो रहे हो, दिख रहे हो, तो ये अपीयरेंस कहलाती है। और यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बोल रहा है कि लकड़ी है ना, ये जो है आयरन से बिल्कुल अलग दिखने में लगती है। तो आप तो पहचान जाओगे ना कि आपको किसको काम में लेना है अपने ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। मान लो आपको एक डस्टर बनाना है, राइट। तो डस्टर का पीछे का हिस्सा हमने डिसाइड किया कि हम लकड़ी का बनाएंगे। तो अगर हम हमारे सामने लकड़ी और लोहा रखा हुआ है तो हम लोहे को थोड़ी ना उठाएंगे, लोहा भारी होगा। सो लोहे की ये प्रॉपर्टी है कि वो वेट में ज़्यादा होता है। तो हम उसकी प्रॉपर्टी से पता कर लिए कि नहीं भाई ये हमारे काम का नहीं है। तो होप आपको ये क्लियर हो पाया होगा। अब आगे है कि मतलब वही कह रहा है कि आयरन जो है वो फिर से कॉपर और अल्मोनियम इन दोनों से अलग होता है दिखने में। चलो, एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड अल्मोनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ मटेरियल्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक्टिविटी 3 को देख लेते हैं क्या कहता है ये। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. आपको ये चीज़ें उठाने को बोला, फिर बोलता है क्या आपको इनमें से कोई ऑब्जेक्ट शाइनी दिखता है? अगर ऐसा है तो आप उसे सेपरेट कर दो अलग ग्रुप में, जिसका नाम रख देना शाइनी मटेरियल्स। नाउ ऑब्जर्व as the teacher cuts each materials into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. ये कहता है कि चलो भाई पहले तो आपने उसके अपीयरेंस पे आपको जो जो चीज़ें दिख रही थी इसमें ऊपर से ही कि हाँ ये आपको शाइनी दिख रही हैं, तो उसको आपने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। अब आपको बोलता है अगले पैराग्राफ में कि आप क्या करो, अपने टीचर ने उस सारे ऑब्जेक्ट्स को फिर से आधा आधा काट दिया। जो भी ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास उनको आधा आधा काट दिया 2 पीसेज में, और अब देखो कि उनका इंटरनल पार्ट जो है क्या शाइनी दिख रहा है। फिर से अगर शाइनी दिख रहा होगा तो उन्हें अब फिर से उसी ग्रुप में ऐड कर दो जिसमें आपने शाइनी मटेरियल्स को रखा था। क्या कहता है कि डू यू नोटिस सच ए शाइनी और लस्टर इन द other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Luster मतलब आपको बता दूं चमक, शायद आपको पता भी हो। तो मतलब आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आप जब ढूंढोगे तो कुछ चीज़ें होंगी जिसमें लस्टर होगा, किसी में नहीं होगा। तो वो ये एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, राइट। चलो अब आगे कहता है कि इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब, है ना, द सर्फेस ऑफ मटेरियल्स विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। कुछ ऑब्जेक्ट्स के अगर आपको लस्टर पता करनी है तो हो सकता है आपको सैंड पेपर का सहारा लेना पड़े, है ना। एक सैंड पेपर आता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपकी जो लोहे वाली चीज़ होती है उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। उस जंग को हटाने के लिए हम रस्ट पेपर का यूज़ करते हैं। तो शायद आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं चल रहा हो और बिल्कुल डल दिख रहा है, तो अगर आप सैंड पेपर से उसको रब करते हैं तो हो सकता है वो शाइन करने लगे, और हाँ फिर आप पता कर सकते हैं कि यस इस ऑब्जेक्ट में भी लस्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि अगला जो प्रॉपर्टी है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं था, बस इसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। हार्डनेस। अब हार्डनेस प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, क्योंकि अपीयरेंस में हमने देखा कि अपीयरेंस का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखने में लगता है, वो हमें बताता है कि उसकी वो प्रॉपर्टी है। हार्डनेस के बारे में देखते हैं। जाहिर सी बात है हार्डनेस का मतलब भी आपको क्लियर होगा कि हार्ड मतलब कठोर या फिर सख्त, है ना। जो ठोस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मतलब जिसकी वेट भारी होती है, ये देखिए ये चीज़ें आप प्रॉपर्टी जानने वाले हैं मटेरियल्स के बारे में कि हार्डनेस मतलब होता क्या है। जैसे कि व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड।
ऐसा होता होगा, आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए, उन मटेरियल्स को कहा गया अपने हाथों से दबाइए, तो कुछ को आप दबा पा रहे होंगे, कुछ को नहीं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सर्फेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, अल्मोनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ आप मेटल की ले लीजिए और उसको स्क्रैच करना शुरू कीजिए, कुछ लकड़ी से, एल्युमिनियम से, इन सब चीज़ों से उसे स्क्रैच कीजिए उस की को। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को आप स्क्रैच कर पाओगे, है ना। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजिली, कुछ स्क्रैच नहीं हो पाएंगे। तो वैसे मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, है ना। वैसे मटेरियल्स जिनको हम इजी वे में स्क्रैच कर पाएँ या फिर कंप्रेस कर पाएँ, दबा पाएँ, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। और जो मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, जिसे हम कंप्रेस ना कर पाएँ, उस पर हमारा जोड़ नहीं चल रहा, तो हम उसे हार्ड मटेरियल बोलेंगे। ऑब्वियसली आपको पता ही है, ठीक है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और सम स्मूथ कैन। अब और भी प्रॉपर्टीज, ये तो अपीयरेंस में था। अपीयरेंस में आपने बता दिया कि लस्टर हो सकता है, हार्डनेस हो सकती है, रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पता कर ली, राइट। अब आप बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, मटेरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे कि होती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, ये अब जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है एक्टिविटी 4, इसमें कहता है कि कलेक्ट करो कुछ सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आप क्या करो, कुछ चीनी ले लो, नमक ले लो, चौक का पाउडर ले लो, बालू ले लो और सार डस्ट, लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, पाउडर वाला स्ट्रक्चर, उसे ले लो। टेक 5 ग्लासेस, अब 5 चीज़ें ली है तो 5 ग्लासेस ले लो, और बीकर भी ले सकते हो। फिर उसमें पानी भर दो। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकंड। ऐसे करो कि आप एक एक करके 5 टम्बलर में, या फिर यूँ कहोगे 5 ग्लासेस में, बीकर्स में, इन सबको एक एक करके डाल दो थोड़े थोड़े अमाउंट में, ठीक है। फिर क्या करो, स्टर, स्टर मतलब गोल गोल घुमा के चम्मच से चीनी जैसे मिलाते हैं दूध में, वैसे ही स्टर यानी कि घुमाना। स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून, चम्मच से सारे कंटेंट जो जो आपने 5 हमने पढ़े उनको मिलाओ पानी में, बीकर में। वेट फॉर इट अ फ्यू मिनट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। इस टेबल में जैसे जैसे दिया है वैसे आप करो, ठीक है। कि इधर जो सॉल्ट आपको पानी में मिलाया और आप जब ने मिलाकर थोड़ी देर छोड़ दिया तो क्या दिखा, क्या वो डिसअपियर हो गया वाटर में या फिर नहीं डिसअपियर हुआ। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। तो क्या जब आपने उसको स्टर किया तो वो क्या गायब हो गया या फिर नहीं। तो ये हर एक सब्सटेंस के बारे में आपको लिखना है। आप जब नोटिस करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो चलो भाई अब जान लेते हैं कि है क्या सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो जब कभी भी किसी वाटर में आपने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट को मिलाया, और आफ्टर सम टाइम यू कैन फाइंड दैट इफ द ऑब्जेक्ट गेट डिसअपियर्ड, यानी कि गायब हो गया। अगर जैसे चीनी आपने पानी में मिलाया तो चीनी देखने को नहीं मिलेगा सॉलिड रूप में, वो गायब हो चुका है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर वो ऐसे मटेरियल्स जो कि पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इट्स सो इजी, सॉल्युबल जो कि घुल जाए, है ना। और अदर सब्सटेंसेस जो कि नहीं मिक्स हो पाए हैं पानी में और वो डिसअपियर नहीं हुए हैं, है ना, अभी भी वो पानी में मिलाने के बाद चम्मच से वो दिख रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। यही हमारे अलग अलग दूसरी भी प्रॉपर्टीज थी। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। एक्टिविटी 5 है, उसके बाद से क्या है, ये वाला पेज है, फिर आगे और पेज है। होप आप जल्दी से क्लियर कर लेंगे हम। चलिए एक्टिविटी 5 में क्या बोलता है कि कलेक्ट सम विनेगर, लेमन जूसेस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन एंड अदर लिक्विड, टेक ए ग्लास टम्बलर, फिल इट अप। देखिए आपको बता दें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इजी गोइंग में पानी में मिल जाते हैं, तो उन्हें तो सॉल्युबल बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं मिलते हैं, जैसे कि विनेगर है। आप देख रहे होगे इस टेबल में कि आपको बताना है कि ये सॉल्युबल है कि नहीं, है ना। तो विनेगर जो है आसानी से मिल जाता है पानी में, तो इसका मतलब मिक्सेस वेल लिख दिया है यहाँ पे। लेमन जूस नहीं होता होगा तो आपको बताना है क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ये तेल है, ये पानी के ऊपर तैरते रहता है, ये मिक्स नहीं होता है, तो इसके बारे में लिखोगे डजंट मिक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ऑब्जेक्ट्स मे फ्लोट और सिंक इन वाटर,
ये भी एक प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि तैर सकते हैं या फिर कुछ होते हैं जो कि डूब सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है उसके ऑब्जेक्ट के वेट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि बात करें कि आपका ये जो while doing activity 4 you might have noticed that insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some solid liquid, some liquid in activity 5. Some of these materials that do not mixes with water floated to the surface. जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि केरोसिन ऑयल भी जो था वो उसकी डेंसिटी कम होती है, या फिर मस्टर्ड ऑयल जो था वो भी पानी में तैरने लगता है, तो वो फ्लोट कर रहे हैं, और अदर डूब जाते हैं बॉटम टम्बलर के बॉटम में, क्योंकि उनकी जो वेट होती है, फिर डेंसिटी कह लीजिए, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप स्टोन की बात करें तो वो भी आपके पॉन्ड में जाके वो डूब जाता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी, मैं ओवरव्यू दे के ही आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेन टॉपिक्स जो है मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आर पार दिखने की कैपेबिलिटी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर अगर आप उसके आर पार देख पा रहे हो तो आप कहोगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप देख सकते हो बूझो जो है एक मिरर लिया है, मतलब 3 केसेस हैं इसमें। आपको ये ओपेक दिखेगा, यानी कि जिससे आर पार कुछ ना दिखे, बिल्कुल भी ना दिखे, उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिससे थोड़ा धुंधला धुंधला दिख जाए, है ना, आर पार थोड़ी बहुत चीज़ें दिख जाए, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और जिससे बिल्कुल साफ साफ हम आर पार देख सकें, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपने पहले क्लासेस में पढ़ रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं, बस एग्जांपल्स दे रखे हैं कि देखिए आप दुकानों में जाते हो तो वहाँ पे बर्नी रखी रहती है ना, जो जिसमें टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, तो उसके आर पर आप देख पाते हो। तो वो जो बॉक्सेस हो हैं, कंटेनर हैं, वो आपके ट्रांसपेरेंट कंटेनर होते हैं ग्लास के, है ना। अब बात करी जाए कि जैसे कि ओपेक के बारे में बता दिया, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। अब आपको बोला जा रहा है कि एक्टिविटी 6, जिसमें एक पेपर का शीट लेना है, उसके थ्रू देखना है लाइटेड बल्ब को, उसके आर पार आपको देखना है कि उसके आगे एक बल्ब रखा हुआ जला के, उसको आप देखना है पेपर के उस पार। तो बोल रहा है कि उस पेपर पे 2-3 ड्रॉप्स, है ना, ऑयल स्प्रेड कर लो, और उसके बाद से उसके पार जो कैंडल रखी जली हुई उसको देखो। तो आप जब देखोगे, सॉरी कैंडल नहीं, बल्ब जो रखी हुई है जली हुई, उसको देखो, तो आप देखोगे कि जो ये बल्ब था उसका कुछ पोर्शन, सॉरी थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल है, जहाँ पे ऑयल गिराया गया है जिस पेपर पे, जितने पार्ट पे, वहाँ से आप जब देखोगे ना तो आपको लाइट थोड़ी दिखेगी। क्योंकि क्यों दिखेगी? क्योंकि वो वहाँ पे क्लियरली विजिबल हो गया बिकॉज ऑफ ऑयल्ड पेपर, और वो एक तरीके से वहाँ के सरफेस को, पेपर के सरफेस को ट्रांसलूसेंट बना दिया है। यानी कि साफ साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ दिख रहा है कुछ, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब आप टॉर्च जलाते हो, उस पर अपने हाथ को रखते हो, तो लाइट आपके हाथों से पास करती है, ठीक है। तो आपका हाथ बिल्कुल लाल सा दिखता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा हैंड के बारे में पूछा जा रहा है, क्या हमारा हैंड ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे शरीर के अंदर लिक्विड्स हैं, है ना, जैसे कि ब्लड वगैरह हैं, वो थोड़ी बहुत लाइट को पास कर सकते हैं, और इसी वजह से वो ऐसा हमारा हाथ अपीयर होता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बस यही पढ़ ही रहे हैं, हम मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अपनी डेली लाइफ में कैसे ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना होता है, किस किस पैरामीटर्स पे आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब इसके चैप्टर को क्लोज करता हूँ। होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना। और मुझे ये भी बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी वीडियोज़ हैं इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, इस क्लास के रिलेटेड, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी क्लास 6 की CBSE की, है ना। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम पेज को, मेरे फेसबुक पेज को बिल्कुल आप फॉलो करो, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।